धारा 251 परस्पर संतोषजनक निपटान के लिए दिशा निर्देश। यह धारा उन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को निर्धारित करती है जिनका न्यायालय को तब पालन करना चाहिए जब वह पार्टियों को प्ली बार्गेनिंग के तहत मामले के आपसी निपटान के लिए समय देता है। धारा 290 की उपधारा 4 के खंड ए के अधीन परस्पर संतोषजनक निपटान पर काम करते समय न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात ए, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, पुलिस रिपोर्ट केसेस। सरल शब्दों में, यदि आपराधिक मामला पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के आधार पर शुरू हुआ है तो अदालत को एक बैठक आयोजित करनी होगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। ओ, न्यायालय, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, अभियुक्त, अक्यूज्ड और मामले के पीड़ित, विक्टिम को बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा ताकि मामले का संतोषजनक निपटाना किया जा सके। पहला परंतुक, प्रोवाइजो वेट, स्वैच्छिकता सुनिश्चित करना। ओ, सरल शब्दों में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैठक में भाग लेने वाले सभी पक्षों द्वारा यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से पूरी की जाए। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरा परंतुक, प्रोविजो डो, अभियुक्त के साथ अधिवक्ता की उपस्थिति। ओ, सरल शब्दों में, यदि अभियुक्त चाहे तो वह इस बैठक में अपने वकील, अधिवक्ता के साथ भाग ले सकता है यदि उसने उस मामले के लिए कोई वकील नियुक्त किया है। बी, पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य तरीके से संस्थित मामले, नॉन पुलिस रिपोर्ट केसेस, आई कंप्लेंट केसेस। सरल शब्दों में, यदि आपराधिक मामला पुलिस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी निजी शिकायत के आधार पर शुरू हुआ है तो अदालत को एक बैठक आयोजित करनी होगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। ओ, न्यायालय, अभियुक्त, अक्यूज्ड और मामले के पीड़ित, विक्टिम को बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा ताकि मामले का संतोषजनक निपटाना किया जा सके। और यहाँ लोक अभियोजक या जांच अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मामला पुलिस द्वारा नहीं बल्कि निजी शिकायत पर आधारित है। पहला परंतुक, प्रोवाइजो वेट, स्वैच्छिकता सुनिश्चित करना। ओ, सरल शब्दों में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैठक में भाग लेने वाले सभी पक्षों द्वारा यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से पूरी की जाए। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरा परंतुक, प्रोवाइजो डो, पीड़ित या अभियुक्त के साथ अधिवक्ता की उपस्थिति। ओ, सरल शब्दों में, यदि मामले का पीड़ित या अभियुक्त चाहे तो वह इस बैठक में अपने वकील, अधिवक्ता के साथ भाग ले सकता है यदि उसने उस मामले के लिए कोई वकील नियुक्त किया है। इस धारा का महत्व, निष्पक्षता और पारदर्शिता। यह धारा प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, खासकर जब निपटान पर बातचीत की जा रही हो। सभी हितधारकों की भागीदारी। यह सुनिश्चित करती है कि मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्ष, पुलिस, अभियोजक, अभियुक्त, पीड़ित, निपटान प्रक्रिया में शामिल हों। स्वैच्छिकता का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बार बार इस बात पर जोर देती है कि पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक होनी चाहिए। किसी भी पक्ष पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पीड़ित का अधिकार। यह पीड़ित को भी बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देती है, जो पारंपरिक आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर उपेक्षित रह जाता था। कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार। यह अभियुक्त और पीड़ित दोनों को अपने वकील के साथ बैठक में भाग लेने का अधिकार देती है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। संक्षेप में, धारा 291 यह दिशा निर्देश प्रदान करती है कि प्ली बार्गेनिंग के तहत परस्पर संतोषजनक निपटान कैसे किया जाएगा। यह स्पष्ट करती है कि पुलिस रिपोर्ट वाले मामलों में लोक अभियोजक और जांच अधिकारी भी शामिल होंगे, जबकि शिकायत वाले मामलों में केवल अभियुक्त और पीड़ित शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह पूरी प्रक्रिया सभी पक्षों की स्वैच्छिक सहमति से होनी चाहिए और अभियुक्त तथा यदि चाहे तो पीड़ित भी अपने वकील के साथ उपस्थित हो सकता है। धारा 292
परस्पर संतोषजनक निपटान की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। यह धारा उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में है जो प्ली बार्गेनिंग के सफल होने पर बनता है और यह भी बताती है कि यदि निपटान नहीं हो पाता है तो क्या होगा। जहां धारा 251 के अधीन एक बैठक में मामले का एक संतोषजनक निपटान सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन किया गया है, तो न्यायालय ऐसे निपटान की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बैठक में भाग लेने वाले सभी अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी। और यदि ऐसा कोई निपटान नहीं किया गया है तो न्यायालय ऐसी टिप्पणी दर्ज करेगा और इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी चरण से आगे कार्यवाही करेगा जिस चरण में धारा 290 की उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन ऐसे मामले में दाखिल किया गया था। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ, यदि निपटान सफल होता है, संतोषजनक निपटान हुआ है। अगर धारा 291 के तहत हुई बैठक में, जहां अभियोजन, बचाव और पीड़ित शामिल थे, मामले का एक ऐसा आपसी समझौता या संतोषजनक निपटान हो जाता है जिस पर सभी सहमत हैं, तो अदालत को उस निपटान की एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट पर अदालत के पीठासीन अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे और साथ ही बैठक में भाग लेने वाले सभी अन्य व्यक्तियों जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी, यदि पुलिस केस था, अभियुक्त और पीड़ित के भी हस्ताक्षर होंगे। यह रिपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाती है जो दर्शाता है कि एक समझौता हो गया है। ओ, यदि निपटान विफल होता है, कोई निपटान नहीं हुआ है, अगर धारा 251 के तहत हुई बातचीत के बाद भी पार्टियों के बीच कोई संतोषजनक निपटान नहीं हो पाता है, तो अदालत को बस यह टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन दर्ज करनी होगी कि समझौता नहीं हो पाया है और इसके बाद अदालत सामान्य कानूनी प्रक्रिया इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार को फिर से शुरू कर देगी। ये प्रक्रिया उसी चरण से आगे बढ़ेगी जहां प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन धारा 290 की उपधारा 1 के तहत दाखिल होने से पहले मामला था, यानी सामान्य मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे प्ली बार्गेनिंग की कोशिश न की गई होती। इस धारा का महत्व। अंतिम दस्तावेजीकरण। यह धारा प्ली बार्गेनिंग के सफल होने पर अंतिम समझौते को कानूनी रूप से दस्तावेजित करने का तरीका प्रदान करती है, जिससे इसकी वैधता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित होती है। सभी पक्षों की सहमति। रिपोर्ट पर सभी संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हैं कि वे समझौते से सहमत हैं और यह स्वेच्छा से किया गया है। प्रक्रिया का समापन, पुनर्प्रारंभ। यह स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि समझौता हो जाता है तो प्रक्रिया का एक चरण समाप्त हो जाता है और यदि नहीं होता है तो मामला अपनी सामान्य न्यायिक धारा में लौट आता है। समय और संसाधनों का संरक्षण। यदि प्ली बार्गेनिंग विफल हो जाती है तो यह अनावश्यक समय बर्बाद किए बिना मामले को तुरंत सामान्य सुनवाई के लिए वापस लाती है। न्यायिक रिकॉर्ड। यह न्यायालय के रिकॉर्ड में यह जानकारी जोड़ती है कि प्ली बार्गेनिंग की कोशिश की गई थी और उसका क्या परिणाम रहा। संक्षेप में, धारा 292 यह बताती है कि यदि प्ली बार्गेनिंग के तहत एक संतोषजनक समझौता हो जाता है तो न्यायालय को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिस पर सभी संबंधित पक्षों और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो न्यायालय यह टिप्पणी दर्ज करेगा और मामले को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसी चरण से आगे बढ़ाएगा जहां प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दाखिल किया गया था। धारा 243 मामले का निपटान। यह धारा बताती है कि जब प्ली बार्गेनिंग के तहत एक संतोषजनक निपटान, समझौता हो जाता है तो अदालत उस मामले को कैसे आगे बढ़ाएगी और अभियुक्त को क्या सजा दी जा सकती है। जहां धारा 292 के अधीन मामले का एक संतोषजनक निपटान किया गया है, वहां न्यायालय निम्नलिखित तरीके से मामले का निपटान करेगा, अर्थात ए, मुआवजा और सजा पर सुनवाई।
न्यायालय धारा 242 के अधीन निपटान के अनुसार पीड़ित को मुआवजा देगा और दंड की मात्रा पर पक्षों को सुनेगा। अभियुक्त को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना या धारा 401 के अधीन भर्त्सना के बाद या परिवीक्षा अधिनियम 1928 का 20 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन अभियुक्त के साथ व्यवहार करने के लिए सुनेगा और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए आगामी खंडों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। सरल शब्दों में ओ सबसे पहले अदालत धारा 242 के तहत हुए समझौते के अनुसार पीड़ित को मुआवजा दिलवाएगी। ओ फिर अदालत दोनों पक्षों अभियोजन और अभियुक्त को सजा की मात्रा पर सुनेगी। ओ इस सुनवाई में यह भी चर्चा की जाएगी कि क्या अभियुक्त को अच्छे आचरण की परिवीक्षा प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है या भर्त्सना एडमोनिशन के बाद रिहा किया जा सकता है धारा 401 के तहत या परिवीक्षा अधिनियम 1958 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 या किसी अन्य संबंधित कानून के तहत उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है, यानी उसे जेल भेजने के बजाय सुधरने का मौका दिया जा सकता है। ओ इसके बाद अदालत सजा तय करने के लिए अगले खंडों में बताई गई प्रक्रिया का पालन करेगी। परिवीक्षा या अन्य लाभकारी कानूनों का लाभ खंड ए के अधीन पक्षों को सुनने के बाद यदि न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के मामले में धारा 401 या परिवीक्षा अधिनियम 1928 का 20 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान आकर्षित होते हैं तो वह अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा कर सकता है या ऐसे किसी भी कानून का लाभ प्रदान कर सकता है। सरल शब्दों में ओ खंड ए में पक्षों को सुनने के बाद यदि अदालत को लगता है कि अभियुक्त परिवीक्षा पर छोड़े जाने जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत या केवल चेतावनी धारा 401 के तहत भर्त्सना के योग्य है, ओ तो अदालत उसे परिवीक्षा पर रिहा कर सकती है या ऐसे किसी भी अन्य कानून का लाभ दे सकती है जो सज़ा को कम करने या जेल से बचाने के लिए हो। ओ यह उन मामलों के लिए है जहां आरोपी को सुधार का मौका दिया जाना उचित हो। सी न्यूनतम सजा वाले अपराधों के लिए विशिष्ट छूट खंड बी के अधीन पक्षों को सुनने के बाद यदि न्यायालय पाता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून के तहत न्यूनतम दंड प्रदान किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे की सजा दे सकता है, और जहां अभियुक्त पहली बार अपराधी है और अतीत में किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के 1/4 की सजा दे सकता है। सरल शब्दों में ओ यदि अपराध के लिए कानून में न्यूनतम सजा तय है, उदाहरण के लिए किसी अपराध के लिए कम से कम 3 साल की जेल अनिवार्य हो, ओ तो अदालत उस न्यूनतम सजा को आधा 50% कर सकती है। ओ और यदि अभियुक्त पहली बार अपराध करने वाला है यानी उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ओ तो अदालत उसे उस न्यूनतम सजा का केवल 1/4 25% ही दे सकती है। ओ यह प्ली बार्गेनिंग का एक बड़ा फायदा है जहां आरोपी को अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले में न्यूनतम सजा में भी बड़ी छूट मिल सकती है। डी अन्य अपराधों के लिए सजा में छूट खंड बी के अधीन पक्षों को सुनने के बाद यदि न्यायालय पाता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड बी या खंड सी के अधीन शामिल नहीं है तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए प्रदान की गई या बढ़ाई जा सकने वाली सजा के 1/4 की सजा दे सकता है, और जहां अभियुक्त पहली बार अपराधी है और अतीत में किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए प्रदान की गई या बढ़ाई जा सकने वाली सजा के 1/6 की सजा दे सकता है। सरल शब्दों में ओ यदि अभियुक्त का मामला खंड बी परिवीक्षा भर्त्सना या खंड सी न्यूनतम सजा वाले अपराध के तहत नहीं आता है, ओ तो अदालत अभियुक्त को उस अपराध के लिए कानून में निर्धारित अधिकतम सजा के 1/4 25% की सजा दे सकती है। ओ और यदि अभियुक्त पहली बार अपराध करने वाला है, कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं, ओ तो अदालत उसे उस निर्धारित अधिकतम सजा के केवल 1/6 लगभग 16.6% की सजा दे सकती है।
और यह भी प्ली बार्गेनिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ है, जहां आरोपी को अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले में सजा में पर्याप्त कमी मिल सकती है, खासकर यदि वह पहली बार अपराधी है। इस धारा का महत्व। प्ली बार्गेनिंग का अंतिम चरण। यह धारा प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को परिभाषित करती है, मामले का निपटान और सजा का निर्धारण। दोषी को प्रोत्साहन। यह अभियुक्त को अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करती है, क्योंकि उसे संभावित रूप से कम सजा मिल सकती है, खासकर यदि वह पहली बार अपराधी है। पीड़ित को मुआवजा। यह पीड़ित को त्वरित मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो पारंपरिक मुकदमे में अक्सर लंबा और अनिश्चित हो सकता है। न्यायिक दक्षता। यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद करती है, जिससे अदालतों का समय और संसाधन बचते हैं, क्योंकि मामलों को जल्दी निपटाया जा सकता है। न्याय का संतुलन। यह धारा अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की पृष्ठभूमि, पहली बार अपराधी और न्याय के हित के बीच संतुलन बनाती है। सुधार का अवसर। परिवीक्षा और अन्य कानूनों के प्रावधान दोषी को सुधार का अवसर देते हैं, बजाय सीधे जेल भेजने के। संक्षेप में, धारा 293 बताती है कि जब प्ली बार्गेनिंग के तहत एक संतोषजनक समझौता हो जाता है, तो न्यायालय पीड़ित को मुआवजा दिलवाएगा और सजा पर पक्षों को सुनेगा। न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा या अन्य लाभकारी कानूनों का लाभ दे सकता है। यदि न्यूनतम सजा वाले अपराध हैं, तो सजा को न्यूनतम के आधे या 1/4 तक कम किया जा सकता है, यदि पहली बार अपराधी है। अन्य मामलों में सजा को निर्धारित अधिकतम के 1/4 या 1/6 तक कम किया जा सकता है, यदि पहली बार अपराधी है। यह प्रक्रिया त्वरित न्याय और दोषी को सुधार का मौका देने पर केंद्रित है। धारा 244। न्यायालय का निर्णय। यह धारा सुनिश्चित करती है कि प्ली बार्गेनिंग के तहत हुए समझौते के आधार पर दिया गया न्यायालय का निर्णय एक औपचारिक और सार्वजनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। न्यायालय धारा 283 के अनुसार अपना निर्णय खुले न्यायालय, ओपन कोर्ट में सुनाएगा और वही न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ निर्णय का आधार। न्यायालय अपना निर्णय धारा 233 में बताई गई शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार देगा, यानी वह निर्णय जो प्ली बार्गेनिंग के तहत हुए समझौते और सजा के निर्धारण के बाद आया है। ओ सार्वजनिक घोषणा। यह निर्णय खुले न्यायालय, ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। इसका मतलब है कि यह फैसला सार्वजनिक रूप से अदालत कक्ष में सभी संबंधित पक्षों और उपस्थित लोगों के सामने पढ़ा जाएगा। यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ओ हस्ताक्षर। निर्णय सुनाने के बाद इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यानी उस मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह हस्ताक्षर निर्णय की प्रामाणिकता और वैधता को स्थापित करता है। इस धारा का महत्व। पारदर्शिता। खुले न्यायालय में निर्णय सुनाने का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। औपचारिकता और वैधता। निर्णय का पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना उसकी कानूनी वैधता और आधिकारिकता प्रदान करता है। न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा। यह निर्णय मामले के अंतिम निपटान का औपचारिक रिकॉर्ड बनता है। सार्वजनिक विश्वास। सार्वजनिक रूप से निर्णय सुनाना न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। संक्षेप में, धारा 254 यह अनिवार्य करती है कि प्ली बार्गेनिंग के तहत हुआ निर्णय न्यायालय द्वारा खुले तौर पर सुनाया जाएगा और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित हो सके। धारा 285 निर्णय की अंतिमता। यह धारा प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से प्राप्त निर्णय को कानूनी रूप से अंतिम बनाती है, जिससे मामलों का त्वरित और स्थायी निपटाना सुनिश्चित हो सके। इस धारा सेक्शन के अधीन न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम होगा और संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन, और अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रीट याचिका, राइट पिटीशन के अलावा
कोई अपील किसी भी न्यायालय में ऐसे निर्णय के खिलाफ नहीं होगी। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ निर्णय की अंतिम प्रकृति। प्ली बार्गेनिंग के तहत अदालत द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, जो धारा 293 और 254 के अनुसार होता है, वह अंतिम फाइनल माना जाएगा। ओ अपील का प्रतिबंध। इसका सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील, नो अपील, किसी भी निचली या उच्चतर अदालत में नहीं की जा सकती है। ओ अपील के अपवाद। हालांकि इस नियम के कुछ बहुत सीमित अपवाद हैं जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए हैं। एक, संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP। यह सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकने वाली एक असाधारण अपील है जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कानूनी सवालों से संबंधित होती है। यह एक अपील का अधिकार नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है। 2, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका, राइट पिटीशन। ये उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकने वाली याचिकाएं हैं जो किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग जैसे मामलों से संबंधित होती हैं। ये भी अपील नहीं होती, बल्कि न्यायालय की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा की शक्ति का हिस्सा होती है। इस धारा का महत्व, स्थायित्व और निश्चितता। यह प्ली बार्गेनिंग के निर्णयों को अंतिम बनाकर कानूनी मामलों में स्थिरता और निश्चितता प्रदान करती है। एक बार समझौता हो जाने और निर्णय सुनाए जाने के बाद उसे चुनौती देने के अवसर बहुत सीमित हो जाते हैं। न्यायिक दक्षता। अपील के रास्ते को सीमित करके यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करती है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग के तहत निपटाए गए मामलों को फिर से उच्च न्यायालयों में चुनौती देने की संभावना कम हो जाती है। समझौते को प्रोत्साहन। यह अभियुक्त और अभियोजन दोनों को प्ली बार्गेनिंग में शामिल होने और एक समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होंगे। संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अपवाद के रूप में SLP और रिट याचिकाओं को बनाए रखकर यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी गंभीर संवैधानिक उल्लंघन या न्याय के स्पष्ट गर्भपात के मामलों में उच्चतर न्यायपालिका का हस्तक्षेप संभव हो, भले ही प्ली बार्गेनिंग हो चुकी हो। यह पूरी प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता पर एक अंतिम सुरक्षा कवच प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 245 यह घोषित करती है कि प्ली बार्गेनिंग के तहत न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका जैसे संवैधानिक उपचार अपवाद के रूप में उपलब्ध रहते हैं, ताकि न्याय के गंभीर गर्भपात को रोका जा सके।